रियल एग्जाम्पल देखेंगे, हम 3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसमें देखेंगे कि एक एवरेज एस्पिरेंट जो होगा वो उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेगा। तो इन तीनों ही टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस करते हुए हम ये समझ पाएंगे कि टॉपर अपने आंसर को कैसे स्ट्रक्चर करता है। अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम ऋग वैदिक पीरियड टू लेटर वैदिक पीरियड। आपका स्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल बेस्ड नहीं होना चाहिए। उस स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे ऐसे एंगल आपको दिखाई देने हैं जिससे आपका आंसर जो है वो मल्टी डायमेंशनल बन जाए। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यूपीपीसीएस के मेंस आंसर राइटिंग के बारे में। तो बच्चों, एक टॉपर और एक एवरेज एस्पिरेंट के आंसर में फर्क सिर्फ लिखने का नहीं होता है, फर्क होता है सोचने के तरीके का, फर्क होता है स्ट्रक्चर का, फर्क होता है कीवर्ड्स का। आप भी लिखते हो वही टॉपिक, लेकिन टॉपर भी लिखता है वही टॉपिक, लेकिन टॉपर के आंसर के अंदर आपको एक एनालिटिकल फ्रेमवर्क साफ साफ दिखाई देगा। तो आज हम समझेंगे कि यूपीपीसीएस मीन्स में टॉपर की आंसर राइटिंग अप्रोच क्या होती है और वो कैसे एग्जामिनर को इंप्रेस करता है, कंटेंट से ज्यादा क्लैरिटी के थ्रू वो कैसे एग्जामिनर को इंप्रेस करने का काम करता है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम 3 रियल एग्जांपल देखेंगे, हम 3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसमें देखेंगे कि एक एवरेज एस्पिरेंट जो होगा वो उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेगा, उसकी इंट्रोडक्शन कैसे लिखेगा, उसकी कंक्लूजन कैसे लिखेगा। वही जो कि एक टॉपर है जिसकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी है, जिसने उसके ऊपर काफी मेहनत की हुई है, उसके आंसर राइटिंग के अंदर आपको क्या अलग स्ट्रक्चर, क्या अलग फ्रेमवर्क और कैसे कीवर्ड्स जो है वो दिखाई देंगे। 3 लाइव एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और उसके थ्रू मैं आपको समझाने का काम करूंगा। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 3 लाइव एग्जांपल हमारे कौन से होने वाले हैं। इन 3 क्वेश्चंस को हम मोटा मोटी तौर के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा चेंजेस इन सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम ऋग वैदिक पीरियड टू लेटर वैदिक पीरियड, ये डिस्कस करेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन कंट्रीब्यूशन ऑफ द पल्लवास ऑफ कांचीपुरम इन आर्ट एंड लिटरेचर, इसको भी डिस्कस करेंगे। और तीसरा इवेंट्स दैट लेड टू द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड इट्स रिजल्ट। तो इन तीनों ही टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस करते हुए हम ये समझ पाएंगे कि टॉपर अपने आंसर को कैसे स्ट्रक्चर करता है, कैसे उसका फ्रेमवर्क तैयार करता है। मैं आपके लिए लेकर आया हूं जैसे कुछ एक सिंपल सिंपल सी जो एक एवरेज बच्चे के जो आंसर्स होते हैं वो मैं अपने साथ लेकर आया हूं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके अंदर वैल्यू एडिशन कैसे करनी है, एनरिचमेंट आपको कैसे करनी है, कैसे आप अपने आंसर राइटिंग को एक अलग लेवल पर लेकर जा सकते हो, वो मैं समझाने का काम करूंगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, अंडरलाइन द चेंजेस अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम ऋग वैदिक पीरियड टू लेटर वैदिक पीरियड। यानी कि हमको सोसाइटी के फील्ड के अंदर, इकोनॉमी के फील्ड के अंदर ऋग वैदिक पीरियड से लेकर लेटर वैदिक पीरियड के अंदर क्या चेंजेस आए थे, इसको एग्जामिन करना है, इसको अंडरलाइन करना है, इसको समझाना है। जैसे यहां पर आप इंट्रोडक्शन देखो, एक एवरेज बच्चा इंट्रोडक्शन कैसे लिखेगा। यहां बच्चे ने लिखा हुआ है द पीरियड फ्रॉम 1500 बीसी टू 1000 बीसी इज रिगार्डेड एज ऋग्वेदिक, while that from 1000 BC to 600 BC is regarded as later Vedic। यानी कि यहां पर बच्चे ने क्या किया है, सिर्फ टाइमलाइन को ही इंट्रोडक्शन के अंदर मेंशन कर दिया है। जबकि टाइमलाइन को तो मेंशन करने के लिए हम इंट्रोडक्शन के बाद एक सिंपल जो हमारा टाइमलाइन फ्रेमवर्क होता है, टाइमलाइन फ्रेमवर्क के अंदर हम इसको मेंशन कर सकते थे। यहां हम लिख सकेंगे कि भैया 1500 बीसी से 1000 बीसी जो पीरियड था उसको हम इस नाम से जानते थे, और 1000 बीसी से 600 बीसी का जो टाइम पीरियड था हम इसको अलग नाम से जानते थे। इसको हमको इंट्रोडक्शन के अंदर लेकर आने की जरूरत ही नहीं है, इसको तो हम टाइमलाइन के अंदर डाल देंगे। जबकि इंट्रोडक्शन तो हमारी थोड़ी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन के अंदर हमारे कीवर्ड जो है वो झलकने चाहिए। या फिर क्या करेगा बच्चा, इससे भी और बेसिक जब आंसर राइटिंग की स्टेज पर बच्चा होगा तो वो क्या लिखेगा, बच्चा सिंपल सा लिख देगा कि सोसाइटी चेंज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इकोनॉमी बिकेम एग्रीकल्चरल। बस इतना ही लिखकर बच्चा जो है वो अपने आंसर को छोड़ देगा, पर ऐसे नहीं होता है। टॉपर इस आंसर की इंट्रोडक्शन को कैसे फ्रेम करेगा, आइए मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपके साथ इंट्रोडक्शन जो है वो शेयर करता हूं। अगर एक बच्चे, एक टॉपर बच्चे को अपनी इस क्वेश्चन की आंसर को लिखना है तो वो इसके अंदर क्या चेंजेस लेकर आएगा, वो कैसे फ्रेम करेगा। पहले तो स्पेस छूटेगा आपके क्वेश्चन के लिए, फिर वो अपने इंट्रोडक्शन को शुरू करेगा, वो लिखेगा द ट्रांजिशन फ्रॉम ऋग्वेदिक पीरियड टू लेटर वैदिक पीरियड। वो फ्रेम कर रहा है, वो कंटेक्स्ट क्रिएट कर रहा है, वो उसके अंदर वो कुछ अपना इंसाइट ऐड करने की कोशिश करेगा। मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम ट्राइबल
एंड पास्टोरल सोसाइटी टू स्ट्रेटिफाइड एग्रेरियन इकोनॉमी। उसने इसके अंदर एक कंटेक्स्ट ऐड कर दिया, उसने इसके अंदर एक इनसाइट ऐड कर दिया, और एक टॉपर बच्चे ने क्या किया, इस इंट्रोडक्शन के अंदर कीवर्ड्स भी ऐड कर दिए। कीवर्ड जैसे कि उसने ट्रांजिशन फ्रॉम ट्राइबल एंड पास्टोरल सोसाइटी टू स्ट्रेटिफाइड एग्रेरियन इकोनॉमी, उसने इस प्रकार से कीवर्ड ऐड करने की कोशिश करी। उसने इसके अंदर वर्ब सिस्टम को भी मेंशन कर सकता है, पैट्रियार्की को भी मेंशन कर सकता है, आयरन बेस्ड एग्रीकल्चर को भी मेंशन कर सकता है। यानी कि वो अपनी इंट्रोडक्शन के अंदर वर्ण बेस्ड सिस्टम ये कीवर्ड भी यूज कर सकता है। वो इसके अंदर और भी कीवर्ड जैसे कि आयरन बेस्ड एग्रीकल्चर या आयरन बेस्ड सिविलाइजेशन, इस कीवर्ड को भी ऐड करेगा या कर सकता है। वो अपने इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ इंसाइट लेकर आएगा, अपने इंट्रोडक्शन के अंदर वो एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए कुछ कीवर्ड्स को मेंशन करेगा। यही डिफरेंस आपको दिखाई देगा। वही टॉपर, और टॉपर ने अपने कीवर्ड्स के थ्रू अपने आंसर के अंदर वही टॉपर ने अपने आंसर के अंदर क्लैरिटी ऑटोमेटिकली लेकर आने का काम किया है। उसने वर्ण सिस्टम, पैट्रियार्की, आयरन टेक्नोलॉजी, एग्रेरियन एक्सटेंशन या फिर पीजल सोसाइटी से एग्रेरियन सोसाइटी, ऐसे कीवर्ड से थ्रू उसने ट्रांजिशन इंट्रोडक्शन में ही दिखाने की कोशिश करी। इसके थ्रू उसका एनालिटिकल व्यू जो होगा इंट्रोडक्शन के अंदर ज्यादा हो जाएगा। एक टॉपर जो है वो फैक्ट से ज्यादा अपने फ्रेमवर्क के ऊपर ध्यान देता है। उसका स्ट्रक्चर क्लियर होता है, उसको पता है कि उसको अपनी इंट्रोडक्शन लिखनी है, उसके लिए उसको कीवर्ड्स चाहिए। उसको पता है कि उसने अपनी बॉडी अच्छे से फ्रेम करनी है, उसके लिए उसको कीवर्ड्स चाहिए, और साथ में उसको अपना कंक्लूजन भी अच्छा रखना है, और कंक्लूजन के अंदर उसको कुछ इंसाइट भी ऐड करनी है। उसको पता है कि अपने इंसाइट के साथ साथ कुछ पॉजिटिव चीज भी अपने कंक्लूजन के अंदर ऐड करनी है। वो जानता है कि कंक्लूजन में मुझे सिर्फ और सिर्फ जितना भी मैंने अपने आंसर के अंदर लिखा है उसको शॉर्ट करके मेंशन नहीं करना है, उसके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन देकर आनी है, कोई पॉजिटिव एंगल मुझे देकर आना है, एक इनसाइट अपना अलग से ऐड करना ही करना है। सिर्फ और सिर्फ समराइज करने को वो कंक्लूजन नहीं बोलता है, और सिर्फ टाइम पीरियड मेंशन करने को वो अपनी इंट्रोडक्शन नहीं बोलता है। वो इसके अंदर भी एक फ्रेमवर्क लाता है और कंक्लूजन के अंदर भी एक फ्रेमवर्क लेकर आता है। जैसे कि कंक्लूजन का अगर हम एग्जांपल लें तो यहां पर एक एवरेज बच्चा कंक्लूजन में क्या लिख रहा है, एक एवरेज बच्चे ने कंक्लूजन में लिखा है, द ट्रांजिशन फ्रॉम अर्ली वैदिक टू लेटर वैदिक सो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन वेरियस डायमेंशंस ऑफ द एंशिएंट लाइफ। एक बिल्कुल बेसिक सा कंक्लूजन उसने लिखने का काम किया। लेकिन वहीं एक टॉपर बच्चा अपने कंक्लूजन के अंदर कितनी लाइंस मेंशन करेगा, कितने वर्ड्स मेंशन करेगा, कैसे वो उसके अंदर कीवर्ड्स लेकर आएगा। वो लिखेगा ऋग वैदिक सोसाइटी वाज किन बेस्ड सोसाइटी, ऋग वैदिक सोसाइटी वाज किन बेस्ड सोसाइटी, पहला कीवर्ड वो ऐड करेगा, कंक्लूजन की मैं बात कर रहा हूं, एंड इगैलिटेरियन सोसाइटी, एंड इगैलिटेरियन सोसाइटी एक और कीवर्ड उसने ऐड कर दिया। फिर वो लिखेगा वाइल द लेटर वैदिक फेस सो वर्ण स्ट्रेटिफिकेशन, डिक्लाइन ऑफ वुमेन स्टेटस एंड राइज ऑफ मोनार्की। यानी कि ऋग वैदिक सोसाइटी वाज किन बेस्ड सोसाइटी, इट वाज इगैलिटेरियन सोसाइटी, बट लेटर वैदिक सोसाइटी में क्या हुआ, वर्ण स्ट्रेटिफिकेशन हो गया। वो इस कीवर्ड को मेंशन करेगा। और क्या हो गया, डिक्लाइन ऑफ वुमेन स्टेटस हो गया, वो इसको भी मेंशन करेगा। एंड राइज ऑफ मोनार्की, ये इस कीवर्ड को भी मेंशन करेगा। तो उसने अपने कंक्लूजन के अंदर भी एक इंसाइट ऐड कर दिया। अपने कंक्लूजन के अंदर उसने सिर्फ समराइज नहीं किया, इसके अंदर उसने एक अलग एंगल ऐड करने की कोशिश करी, जिसके थ्रू एग्जामिनर को पता लग गया कि हाँ ये भैया बॉडी के अंदर भी अच्छी चीजें मेंशन कर रहा है, इसका इंट्रोडक्शन भी अच्छा है, इसका कंक्लूजन भी अच्छा है, तो आपको ऑब्वियसली वो आधा एक नंबर जो है वो एक्स्ट्रा देकर जाएगा। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर आपका क्रिएट होता है। आपका स्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल बेस नहीं होना चाहिए, उस स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे ऐसे एंगल आपको दिखाई देने हैं जिससे आपका आंसर जो है वो मल्टी डायमेंशनल बन जाए। वो सिर्फ एक सेगमेंट के अराउंड घूमता हुआ ना रह जाए, अलग अलग सेगमेंट जो है वो उसके आंसर के अंदर दिखने चाहिए। इसी के थ्रू टॉपर जो है वो टॉपर बन पाता है। इसके साथ साथ मान लो ये स्ट्रक्चर अगर उसने यूज किया तो ये इंस्टेंटली क्या कर रहा है, ये इंस्टेंटली एग्जामिनर को कन्विंस करता है कि कैंडिडेट समझ रहा है, कैंडिडेट एकेडमिक भाषा के अंदर लिख रहा है और कैंडिडेट को एक्स्ट्रा नंबर जरूर देने ही देने चाहिए। अब चलो सेकंड एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। सेकंड एग्जांपल में जैसे है क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, एस्टिमेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पल्लवास ऑफ आर्ची फॉर डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है,
एस्टिमेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवास ऑफ कांची फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया। पल्लवास की हमको बात करनी है, डायनेस्टी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यानी कि राजवंश की आर्ट एंड कल्चर के अंदर कंट्रीब्यूशन के बारे में आपसे पूछा है। पल्लवा के क्षेत्र के अंदर सबसे खास तौर पर फोकस किया गया है। अब जैसे इसने क्या लिखा है एक एवरेज बच्चे ने, इंडिया हैज ए रिच हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर स्प्रेड थ्रू आउट डिफरेंट फेसिस। ठीक है, ये जो पहली लाइन है ये बहुत ही ज्यादा जनरल लाइन है। चाहे गुप्तास के ऊपर सवाल पूछ लेते तो भी ये पहली लाइन बच्चा लिख देता, चाहे चोलास के ऊपर सवाल पूछ लेते तब भी ये पहली लाइन बच्चा लिख देता, चाहे मौर्यास में पूछ लेते, यानी कि उसने एक ऐसी लाइन लिख दी है जो किसी भी डायनेस्टी के अकॉर्डिंग जा सकती थी। और बाद में उसने क्या मेंशन किया, पल्लवास ऑफ कांची टू कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू इट, यानी कि बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन। एक भी कीवर्ड इस बच्चे ने अपने इस इंट्रोडक्शन के अंदर नहीं लिखे हैं। आपको ऐसी इंट्रोडक्शन नहीं लिखनी है, आपको कीवर्ड जरूर मेंशन करने हैं। या फिर बच्चा क्या लिख देगा, एक एवरेज बच्चा, इससे भी एवरेज बच्चा अपने इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखेगा, पल्लवास मेड मेनी टेंपल्स एंड प्रोमोटेड तमिल एंड संस्कृत लिटरेचर। वो बार बार टेंपल 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 की बात करता चलेगा, उसका क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो यूनिडायरेक्शनल हो जाएगा। यहीं पर वो अपने आंसर को एंड कर देगा कि पल्लवास मेड टेंपल्स, दे मेड मेनी टेंपल, दे मेड मोर टेंपल, दे प्रमोटेड तमिल, दे प्रमोटेड संस्कृत, दैट्स इट। इतना ही उसके इंट्रोडक्शन के अंदर आ पाएगा, इससे एग्जामिनर इंप्रेस होने वाला नहीं है। वहीं टॉपर क्या लिखेगा, टॉपर यहां पर कीवर्ड बेस्ड इंट्रोडक्शन अपनी लेकर आएगा। और कीवर्ड बेस्ड इंट्रोडक्शन के अंदर वो कैसे कैसे कीवर्ड्स यूज कर सकता है, वो लिखेगा सबसे पहले पल्लवास का नाम, क्योंकि पल्लवास के ऊपर क्वेश्चन था, वो जनरल वेग स्टेटमेंट से कोई शुरू करेगा। वो अपने इंट्रोडक्शन के अंदर पहला पॉइंट ही क्या लेकर आएगा, पल्लवास का लेकर आएगा। द पल्लवास फ्रॉम 4th to 9th सेंचुरी, वो यहां पर इनका टाइम पीरियड भी साथ में मेंशन कर देगा, या फिर इस इंट्रोडक्शन के बाद एक टाइमलाइन फ्रेमवर्क बनाकर यहां पर वो अपना टाइमलाइन दिखाने का काम करेगा। साथ में वो कैपिटल भी मेंशन कर सकता है, विद देयर कैपिटल एट कांची। ठीक है, थोड़ा सा हैवी वेट हो रहा है, थोड़ा सा इसके अंदर कुछ दिखने लग रहा है आपको। अब मेन लाइन उसकी आएगी, पहले उसने कंटेक्स्ट बिल्ड किया है, भूमिका बांधी है, फिर अगली लाइन के अंदर वो क्या लेकर आएगा, वो इंपोर्टेंट कीवर्ड लेकर आएगा। जैसे कि मान लीजिए हो सकता है द पल्लवास 4th to 9th century CE with their capital at Kanchipuram pioneered the transition from rock cut to structural Dravidian temple, या फिर pioneered the transitions from rock cut to structural Dravidian temples। आ गया कीवर्ड, बन गई इनसाइट, हो गया आपका इंट्रोडक्शन हैवी वेट। तो अगर ऐसे ही इंट्रोडक्शन के अंदर और कीवर्ड्स आपको मेंशन करने पड़े तो इंट्रोडक्शन आपकी बहुत ज्यादा लंबी भी हो सकती है। तो इस बात का भी ध्यान देना है कि इंट्रोडक्शन अपनी 3 से 4 लाइन से ज्यादा एक्स्ट्रा ना चली जाए। 25 से 30 वर्ड्स, 25 से 30 वर्ड्स जो है वो आपकी इंट्रोडक्शन के अंदर होने चाहिए। एट मैक्स 35 वर्ड्स जा सकते हैं, 3 से 4 लाइन से ज्यादा लंबी अपनी इंट्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए। और उसके अंदर वैल्यूएबल कीवर्ड्स आपको ऐड करने हैं। कीवर्ड्स ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली कम शब्दों के इस्तेमाल से आप बहुत एक क्रिस्प, कंसाइज और एनालिटिकल बेस्ड इंट्रोडक्शन जो है वो लिख सकोगे। कीवर्ड्स इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं और हम आगे सब में बार बार कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करवाते हैं बच्चों को, ताकि इनकी इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बॉडी, बुलेट पॉइंट और जो भी चीज वो अपने आंसर के अंदर लिख रहे हैं वो अच्छे से कंटेक्चुअल लैंग्वेज के अंदर जा सके, एकेडमिक लैंग्वेज के अंदर जा सके। जैसे कि यहां पर पहला कीवर्ड क्या है, ट्रांजिशन फ्रॉम यहां रॉक कट टू स्ट्रक्चरल द्रविडियन टेंपल्स। ये बहुत ही ट्रांजिशन बेस्ड कीवर्ड है जो दिखाने का काम कर रहा है कि इससे पहले तो रॉक कट टेंपल बना करते थे, या पल्लवास ने भी रॉक कट टेंपल बनाए, और ये वो ट्रांजिशन फेज देखा जब साउथ इंडिया के अंदर द्रविडियन टेंपल बिल्ड होने शुरू हो जाते हैं, द्रविडियन आर्किटेक्चर जो है वो प्रमोट होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आप क्या कीवर्ड इसके अंदर डाल सकते हो, आप भक्ति मूवमेंट का कीवर्ड इसके अंदर ऐड कर सकते हो, पल्लव ग्रंथ का कीवर्ड इसके अंदर ऐड कर सकते हो, कल्चरल डिफ्यूजन का कीवर्ड इसके अंदर ऐड कर सकते हो, द्रविडियन आर्किटेक्चर तो कीवर्ड इसके अंदर पहले से ही मेंशन किया जा चुका है। तो अलग अलग कीवर्ड्स के बेस पर, जैसे कि मैंने एग्जांपल में आपको बोला, इंट्रोडक्शन के अंदर आप भक्ति मूवमेंट का कीवर्ड भी ऐड कर सकते थे, इसके अंदर आप पल्लव ग्रंथ का कीवर्ड भी ऐड कर सकते थे,
तो इस तरीके से कल्चरल डिफ्यूजन का, सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी का, अलग अलग टाइप के कीवर्ड्स अगर आप यहां पर ऐड करोगे तो आपका इंट्रोडक्शन, आपका बॉडी सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। यही आपको करना है। इसी तरीके से टॉपर अपने आंसर के अंदर विजुअल इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, एनालिटिकल इंफॉर्मेशन सब चीजें ऐड करने का काम करते हैं। अब चलो तीसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे एक और इंट्रोडक्शन जो है वो कैसे तैयार हो सकती है, साथ में उसका कंक्लूजन भी देखेंगे और फिर अपनी आज की इस वीडियो को एंड करने का काम करेंगे। जैसे कि तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वर द इवेंट्स दैट लेड टू द क्विट इंडिया मूवमेंट, पॉइंट आउट इट्स रिजल्ट। यानी कि इवेंट्स बताने हैं आपको जिनके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट जो थी वो लॉन्च की गई, कौन से स्टेप्स थे, कौन से पॉइंट्स थे, कौन से इवेंट्स थे जिनके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट जो भारत के अंदर महात्मा गांधी कांग्रेस के द्वारा लॉन्च की गई और उसका रिजल्ट क्या रहा। ये दो पार्ट के अंदर क्वेश्चन, इसको आपको मेंशन करना है। यानी कि यहां पर ब्रिटिशर्स के बारे में मेंशन करते हुए, क्विट इंडिया मूवमेंट की, गांधी के बारे में मेंशन करते हुए आपकी इंट्रोडक्शन जो है वो आनी चाहिए। यहां पर इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, एक एवरेज बच्चे की इंट्रोडक्शन क्या होगी। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन 8 अगस्त 1942। ओके, डेट मेंशन कर दी है। तो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन रेटिफाइड इन कांग्रेस मीटिंग एट गोवालिया टैंक मैदान। बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन, ऐसे लगा है जैसे डायरेक्ट बुक से उसने पढ़ा हो इसको और डायरेक्ट उसने कॉपी पेस्ट बच्चे ने कर दिया हो। एक बहुत ही एवरेज इंट्रोडक्शन, एक बहुत ही जनरल सी इंट्रोडक्शन यहां पर मेंशन की गई है। इससे भी जनरल इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो पहली स्टेज के आंसर राइटिंग पर जब आप होते हो तो बच्चा क्या लिख सकता है, वो लिख देगा ब्रिटिश डिड नॉट गिव फ्रीडम, so Gandhi started quit India movement in 1942, many people joined and British they suppressed it। वो इससे भी ज्यादा बेसिक इंट्रोडक्शन लिख सकता है, पर आपको ऐसा नहीं करना है, किसी भी टॉपर को ऐसा नहीं करना है। अगर यूपी पीसीएस मेंस के एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर आपको लेने हैं तो आपको टॉपर की तरह ही अपने आंसर को, अपने इंट्रोडक्शन को लिखना पड़ेगा। अब टॉपर इस इंट्रोडक्शन को कैसे लिखेगा, टॉपर लिखेगा दैट क्विट इंडिया मूवमेंट वाज द फाइनल मास अपसर्ज अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। द क्विट इंडिया movement was the final mass upsurge against the British rule। कंटेक्स्ट आया, उसने डाला इसके अंदर कीवर्ड मास अपसर्ज का कीवर्ड उसने डाल दिया। इसके बाद वो एक लाइन और मेंशन कर सकता है दैट इट एमर्ज्ड आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, या फिर इट एमर्ज्ड आफ्टर राइजिंग वॉर टाइम डिसकंटेंट, या फिर इट एमर्ज्ड विद द डू और डाई पोल गिवन बाय गांधी एट बॉम्बे। यानी कि एक और कीवर्ड वो मेंशन कर सकता था इसके अंदर, वो क्रिप्स मिशन को इसके अंदर मेंशन कर सकता है, वो साथ में वॉर टाइम डिसकंटेंट इस कीवर्ड को भी मेंशन कर सकता है दैट इट इमर्ज्ड आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, और इट इमर्ज्ड आफ्टर वॉर टाइम डिसकंटेंट, और इट इमर्ज्ड आफ्टर महात्मा गांधी गेव डू और डाई स्लोगन। ये आपके इंट्रोडक्शन की ये पहली लाइन हो जाएगी, ये सेकंड लाइन हो जाती। 3 से 4 लाइनों के अंदर आपका इंट्रोडक्शन जो है वो पूरा हो जाता। यानी कि कीवर्ड्स कौन कौन से मेंशन हो गए इसके अंदर, अगर हम मेंशन करना चाहे तो मास अपसर्ज एक कीवर्ड हो गया, साथ में क्रिप्स मिशन एक कीवर्ड हो गया, साथ में डू और डाई एक कीवर्ड हो गया, पैरेलल गवर्नमेंट भी एक कीवर्ड हो सकता है, मास अवेकनिंग भी एक कीवर्ड हो सकता है, साथ में फाइनल फेस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, फाइनल फेस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल भी इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड चला जाएगा। तो आपने देखा टॉपर क्या कर रहा है, टॉपर फ्रेसेस यूज कर रहा है, वो कीवर्ड्स यूज कर रहा है, वो क्रोनोलॉजी को यूज कर रहा है अपनी हर एक लाइन को एग्जामिनर फ्रेंडली बनाने के लिए। यही फर्क होता है एक एवरेज बच्चे के आंसर के अंदर और एक टॉपर के आंसर के अंदर। अगर मैं आपको अब इन शॉर्ट बताऊं कि क्या क्या फर्क होता है, तो यहां देखो, जो टॉपर का आंसर होगा उसके अंदर आपको कंटेक्चुअल ओपनिंग दिखाई देगी, कंटेंट वर्सेस कंटेंट का, ये कंटेंट वर्सेस कंटेक्स्ट इसके अंदर झगड़ा चल रहा होगा। कंटेक्चुअल ओपनिंग जैसे कि हर आंसर जो होगा वो एक टाइम फ्रेम के साथ, एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्टेड रहेगा। जैसे कि इंट्रोडक्शन में हमने पहले देखा कि लेटर वैदिक या वैदिक पीरियड 1500 बीसी टू 600 बीसी, या फिर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, ड्यूरिंग पल्लव पीरियड 4th to 9th सेंचुरी। इस तरीके से वो एक टाइम फ्रेम लेकर आएगा, एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अपनी इंट्रोडक्शन के अंदर अपनी लाइंस के साथ लेकर आएगा। तो कंटेंट भी और साथ में कंटेक्स्ट भी उसकी इंट्रोडक्शन के अंदर आपको दिखाई देगा।
साथ में उसका स्ट्रक्चर एंड फ्लो बहुत अच्छे से चल रहा होगा। स्ट्रक्चर फ्लो कैसे होगा? पॉइंट्स जो होंगे उसके लॉजिकली अरेंज्ड पॉइंट्स होंगे। जैसे कि अगर वो सोशल बात कर रहा है, सोसाइटी की बात कर रहा है, सोशल इशू की बात कर रहा है, तो वो सोशल इश्यूज को खत्म करेगा, फिर वो इकोनॉमी की बात करेगा, फिर वो कल्चर की बात करेगा, फिर वो पॉलिटी की बात करेगा। आपकी क्रोनोलॉजी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे कोई भी पॉइंट आ सकता है, बट वो एक फ्लो के अंदर चलेगा। वो अपने आंसर को एक स्ट्रक्चर तरीके से लेकर चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि सोशल का एक पॉइंट लिखा, इकोनॉमी का एक पॉइंट लिखा, फिर सोशल का एक पॉइंट लिखा, फिर एनवायरनमेंट का एक पॉइंट लिखा, फिर पॉलिटी का एक पॉइंट लिखा, फिर एनवायरनमेंट का एक और टॉपिक लिखा। ऐसा नहीं चलेगा। एक टॉपर अपने आंसर के अंदर स्ट्रक्चर और फ्लो को लेकर साथ में चलेगा। सोशल, इकोनॉमी, कल्चर, पॉलिटी सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करके वो अपनी पॉइंट फॉर्मेशन को लेकर चलेगा। फिर तीसरा, वो लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन पर ध्यान देगा अपने आंसर की, यानी कि वो कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करेगा। वो अपनी लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन अपने कीवर्ड्स के थ्रू सुधारेगा। वो वर्ड स्टेटिफिकेशन, आयरन टेक्नोलॉजी, द्रविडियन स्टाइल, भक्ति मूवमेंट, क्रिप्स मिशन, मास अवेकनिंग, ऐसे ऐसे कीवर्ड्स जो है वो अपने आंसर के अंदर जरूर मेंशन करेगा। साथ में वो वैल्यू एडिशन भी करेगा। वैल्यू एडिशन कैसे करेगा? वो कीवर्ड्स के साथ साथ अपने आंसर के अंदर माइक्रो डायग्राम का यूज करेगा। माइक्रो डायग्राम का मतलब समझाएंगे, एक सेशन और करेंगे उसके ऊपर, हम समझेंगे कि माइक्रो डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं। वो माइक्रो डायग्राम का यूज करेगा अपने आंसर के अंदर। वो अपने आंसर के अंदर फॉर्मूलाज का यूज करेगा। वो अपने आंसर के अंदर टाइमलाइन फ्रेमवर्क का यूज करेगा। वो अपने आंसर के अंदर चार्ट्स का यूज करेगा, ग्राफ का यूज करेगा। इस तरीके से वो वैल्यू एडिशन देगा अपने आंसर के अंदर। साथ में मल्टी डायमेंशनल अप्रोच तो मैंने आपको समझाई दी कि वो एक पॉइंट के ऊपर टिका हुआ नहीं रहेगा कि तलवास की बात कर रहे हैं तो सिर्फ टेंपल 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 की बात करके आपने आंसर को खत्म कर दिया। वो उसकी लिटरेचर की भी बात करेगा, उस दौर की पेंटिंग्स की भी बात करेगा, उस दौर के फेस्टिवल्स की भी बात करेगा, जो फॉरेन विजिटर्स पल्लवास के दौरान इंडिया में आए हुए वो उनकी भी बात करेगा, वो रिलीजन की भी बात करेगा। जो मल्टी डायमेंशनल अपना आंसर क्रिएट करने का काम करेगा, वो सिर्फ टेंपल टेंपल या किसी एक टॉपिक को उठाकर उसी के अलावा वो अपना सारा आंसर जो है वो नहीं लिख देगा। और साथ में कंक्लूजन दैट कनेक्ट्स, यानी कि ऐसी कंक्लूजन जो सिर्फ समराइज नहीं कर रही है आपके आंसर को, वो समराइज करने के साथ साथ उसके अंदर कुछ इंसाइट भी ऐड कर रही है, कुछ एनालिटिकल पॉइंट भी उसके अंदर ऐड कर रही है। यही हिडन सीक्रेट है टॉपर के आंसर और टॉपर के आंसर के अंदर। टॉपर का आंसर जो होगा वो एग्जामिनर को रिदम प्रोवाइड करेगा। एक लाइन फैक्चुअल होगी, एक लाइन उसकी एनालिटिकल होगी। कैसे, मैं समझाता हूं आपको। एक लाइन उसकी फैक्चुअल होगी, अगली लाइन एनालिटिकल कैसी होगी, आइए उसका एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू मैं आपको समझाने का काम करता हूं। जैसे कि मान लीजिए वो लिख रहा है कि आयरन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशनाइज्ड एग्रीकल्चर। आयरन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशनाइज्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, उसने इस लाइन को शुरू किया। फिर इसके पहली लाइन क्या हो गई उसकी? ये फैक्चुअल लाइन है, ये फैक्चुअल लाइन है। अब इसके अंदर वो एनालिटिकल एंगल भी लेकर आएगा। पहले फैक्ट से स्टार्ट करेगा और फिर उसका इंटेप्ट जो होगा उसका एनालिसिस अपनी लाइन के अंदर वो ऐड कर देगा। वो लिख सकता है कि लीडिंग टू सरप्लस प्रोडक्शन एंड एमर्जेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। लीडिंग टू सरप्लस प्रोडक्शन एंड emergence of private property। यानी कि पहली लाइन क्या थी? फैक्चुअल। अगली लाइन क्या है? एनालिटिकल। इस तरीके से टॉपर जो है वो अपने आंसर के अंदर एक रिदम क्रिएट कर देता है। एक और एग्जांपल दूं क्या? जैसे कि एक एग्जांपल और हो सकता है कि भक्ति सेम्स अंडर पल्लवास दे क्रिएटेड इमोशनल लिटरेचर। भक्ति सेम्स अंडर पल्लवास दे रोट इमोशनल लिटरेचर। फिर ये फैक्चुअल लाइन होगी कि हाँ, भक्ति से जो पल्लवा टाइम पीरियड में थे उन्होंने इमोशनल लिटरेचर लिखा, उन्होंने भक्ति से जुड़ा हुआ लिटरेचर लिखा, रिफ्लेक्टिंग बोथ डिवोशन एंड सोशल रिफॉर्म। उसका एनालिटिकल व्यू पॉइंट भी उन्होंने साथ में ऐड कर दिया कि भैया पल्लवास के टाइम पीरियड में जो सेंट्स थे उन्होंने जो लिटरेचर लिखा था वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा था? वो डिवोशन एंड सोशल रिफॉर्म, इन दोनों चीजों को रिफ्लेक्ट करने का काम कर रहा था। ऐसा जो प्ले होता है आपके आंसर का फैक्चुअल एनालिटिकल, फैक्चुअल एनालिटिकल, ये एग्जामिनर को एंगेज करता है। और टॉपर जो होगा वो अपने आंसर के अंदर रेपिटेशन को बार बार अवॉइड करेगा। एवरेज एस्पिरेंट जो लिखेगा कि दे बिल्ड टेंपल्स, दे बिल्ड टेंपल्स, दे बिल्ड मोर टेंपल्स,
टॉपर ऐसे में ही लिखेगा, टॉपर लिखेगा जैसे कि दे पायनियर्ड आर्किटेक्चरल इनोवेशन, they pioneered architectural innovation that laid the base of the Dravidian style architecture later perfected by the Chola Empire। तो वो सेम कंटेंट को डिफरेंट इंपैक्ट के साथ लिखने का काम करता है, वो कीवर्ड्स का बहुत ज्यादा यूज करता है। तो अगर आप भी यूपीपीसीएस मेंस लिखने जा रहे हो या यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो याद रखो एग्जामिनर फैक्ट नहीं आपका फ्रेमवर्क पड़ेगा। हर आंसर में लिखने से पहले ये 4 क्वेश्चन बार बार सोचो, क्या मैंने कंटेक्स्ट दिया है अपने आंसर के अंदर, क्या मेरी बॉडी जो है वो स्ट्रक्चर्ड होने वाली है, क्या कीवर्ड्स मैं इंक्लूड कर रहा हूं इस आंसर के अंदर, क्या कंक्लूजन एनालिटिकल होने वाला है मेरा। और हमेशा लिखो विद कन्विक्शन, बिकॉज जब आप लिखते हो क्लियर थॉट के साथ तो आपके आंसर के अंदर सिर्फ पेपर, और हमेशा लिखो विद कन्विक्शन, बिकॉज जब आप लिखते हो क्लियर थॉट के साथ तो आपका आंसर सिर्फ पेपर पे नहीं लिखा जाता, वो एग्जामिनर के दिमाग में प्रिंट भी होने लगता है। तो चलिए दोस्तों, फैक्ट नहीं फ्रेमवर्क लिखिए और हर आंसर को एक टर्निंग पॉइंट बना दीजिए अपनी यूपीपीसीएस की तैयारी का, यूपीएससी की तैयारी का, किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी का। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िए। ऐसे डीप इनसाइट आंसर राइटिंग को लेकर हम आपके लिए ऐसी वीडियो और लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।